नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिससे एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जानते हैं कि जो भी एग्ज़ाम लिए जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट लेवल का हो चाहे सेंट्रल लेवल का हो, उसमें जो योजनाएं होती हैं उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इसी आधार पर हमने एक सीरीज़ जो स्टार्ट की थी कि सरकार की योजनाओं के विषय में, उसको हमने एक पार्ट उसका स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, और हमने उसमें कृषि से संबंधित कुछ योजनाओं को देखा था। अपने उसी क्रम को हम आज आगे बढ़ाते हैं और आज हम कुछ रोज़गार और स्किल इंडिया से रिलेटेड कुछ जो योजनाएं हैं उसको हम आज देखते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। और यहाँ पे आपको चाहे कोई भी टॉपिक हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे जनरल स्टडीज़ हो, हर एक सब्जेक्ट के विषय में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और जिस तरह से एग्ज़ाम्स वगैरह पास में आते हैं तो थोड़े बहुत परिवर्तन करने होते हैं सिलेबस में, और कुछ नई चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे इस समय एग्ज़ाम्स कई सारे पास में आ रहे हैं तो आपको इनकी ज़रूरत है, इसलिए इसको ऐड किया जा रहा है। तो आप बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे कनेक्ट करिए जिससे कि ज़्यादा लोगों का लाभ हो सके। और आइए हम अपना शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, और फिर से आपका स्वागत है के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हम आज सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं रोज़गार को। सबसे पहले हम रोज़गार की बात करते हैं। तो अगर हम जैसे रोज़गार की बात करते हैं जब, तो समस्या तो बहुत है, इससे तो कोई इनकार किया ही नहीं जा सकता कि काफ़ी समस्याएं हैं। और अगर हम बात करें पॉलिटिकली तो वो अलग चीज़ें हैं, बट हमको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओरिएंटेड रहना है और हम वो देखेंगे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं हम उस पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं तो जो कांग्रेस सरकार में शुरू किया गया था मनरेगा। देखिए, मनरेगा वैसे तो कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किया गया था, और नॉर्मली क्या होता है कि जो करंट गवर्नमेंट होती है वो अपनी योजनाएं पूछती है, बट मनरेगा एक ऐसी योजना है जो कंटिन्यू है और उसी तरीके से चल रही है। इसमें फंडिंग वगैरह भी प्रॉपर दी जा रही है, इसलिए ये एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट योजना है। ठीक है, तो अगर हम जैसे मनरेगा की बात अगर हम करते हैं तो पहले तो इसको आप जानते हैं कि नरेगा नाम से इसको, किस नाम से, नरेगा नाम से इसको शुरू किया गया था। और कब किया गया था? 2 फरवरी और 2006 को इसको शुरू किया गया था। लगभग 2200 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, ज़िले जो हैं, जो चुनिंदा 200 ज़िले थे, वहाँ पे इसको शुरू किया गया था। ठीक है, बाद में धीरे धीरे ये बढ़ते गए और इसको 2 अक्टूबर, गांधी जी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम परिवर्तित करके मनरेगा कर दिया गया था। ठीक है, क्या कर दिया गया था? मनरेगा कर दिया गया था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। चलिए ठीक है, अगर हम इसके लक्ष्य की बात करते हैं, दोस्तों, तो इसका लक्ष्य क्या है? ग्रामीण परिवार, याद रखिएगा, ग्रामीण परिवार के एक वयस्क सदस्य को मिनिमम 100 दिन का अकुशल रोजगार उपलब्ध कराना। ठीक है, इसमें परिवार एक यूनिट होती है, अकुशल रोजगार उपलब्ध कराना होगा। ठीक है, और एप्लीकेशन देने के लिए लिखित रूप में आवेदन देने के 15 दिन के भीतर ये देना होगा। ये 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध कराना होगा। और पंजीकरण के लिए परिवार एक यूनिट होता है। ठीक है, चलिए, और अगर हम बात करते हैं तो इस योजना में 1/3 एक तिहाई महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें चीज़ें होती हैं। और प्रत्येक ग्राम पंचायत को 6 माह में इसके रिकॉर्ड जो होते हैं उसकी लेखा परीक्षण किया जाता है। जैसे लेखा परीक्षण वगैरह जो होते हैं, वैसे स्टेट लेवल पे तो क्या करता नहीं, बट जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनके अलग प्रोविज़न बनाए जाते हैं इसमें। जब हम वो सारी चीज़ें गवर्नेंस में आएंगी, जो ग्राम पंचायत होती है, जो लेखा वगैरह होता है, उसको 6 महीने में इसका लेखा परीक्षण होता है।
तो इसको भी नोट कर लीजिए, क्या पता क्वेश्चन पूछ ले। एक ऑप्शन मल्टीपल ऑप्शन टाइप में बनाना हो तो वहाँ पे एक पॉइंट ये भी बना दिया जाए, ठीक है। तो अगर इस तरीके से मनरेगा के बारे में इतनी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। और 100 दिन का देना है, 15 दिन के भीतर देना है, और जो रोज़गार दिया जाएगा वो गांव की परिधि के 5 किलोमीटर में दिया जाता है। कितने में दिया जाता है? गांव की परिधि के 5 किलोमीटर में। 5 किलोमीटर का जो परिधि होगा गांव का, जहां का व्यक्ति निवासी होगा, उसमें दिया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और एक हम योजना और देखते हैं। तो एक योजना का आपने अक्सर नाम सुना होगा हाल फिलहाल में, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है। दीन दयाल अंत्योदय योजना। और अगर हम इस योजना की बात करें तो इसके 2 रूप हैं, एक ग्रामीण के और एक शहरी। एक ग्रामीण है, क्या है? एक ग्रामीण है और एक है शहरी, ठीक है। और जिसको अगर हम बोलें कि इसका क्रियान्वयन की बात करते हैं अगर, तो इसका क्रियान्वयन जो हो रहा है ग्रामीण का, आप जानते ही हैं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा होगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। और शहरी का उसी हिसाब से शहरी के क्षेत्र में चला जाएगा, ठीक है। इसका किसके द्वारा किया जाएगा? शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, इसके उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं, देखिए रोजगार तो दोनों का उद्देश्य है, बस ग्रामीण और शहरी का परिवर्तन आ जाएगा। तो ग्रामीण की अगर हम बात करते हैं तो ग्रामीण गरीबी कम करने के लिए, ग्रामीण गरीबी कम करने के लिए है, ठीक है। इसमें क्या होता है? ग्रामीण गरीबी करने के लिए जो परिवार में स्वरोजगार को बढ़ावा देना हो के लिए, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, और कुशल मजदूरी हो सके, कुशल मजदूरी के अवसर उपलब्ध कराने के लिए इसका उद्देश्य है, अवसर, ठीक है। और अगर हम इसके लाभार्थियों की बात करें तो इसमें 50% लाभार्थियों की अगर हम बात करते हैं तो 50% अनुसूचित जनजाति और जातियों से होंगे, अनुसूचित जाति जनजाति से होंगे, ठीक है, 50%। 15% अल्पसंख्यक, 15% अल्पसंख्यक, और 3% दिव्यांग, ठीक है, 3% दिव्यांग, इतने होने चाहिए, ठीक है। ये इसमें डिसाइड किया गया है। और अगर हम फंडिंग की बात करते हैं, इसकी वित्तीयन की बात करते हैं, तो सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन रहेगा वो 75:25 का है। और अगर हिली वगैरह स्टेट हैं या फिर वैसे स्टेट हैं जो स्पेशल स्टेटस वाले हैं, तो वो नॉर्थ ईस्ट वाले हो जाते हैं, जैसे तो 90:10 का नॉर्थ ईस्ट के स्टेटस हो गए या यूटी वगैरह हो गए, इस तरीके से, ठीक है। और यूटी तो खैर पूरी तरह से सेंट्रल के अंडर में आता है, तो यूटी पूरा 100% सेंटर जाएगा। नॉर्थ ईस्ट के हिली स्टेट वगैरह स्पेशल स्टेट जो हो गए वो सारे 90:10 के रेशियो में विभाजन होता है, ठीक है। और अगर हम इस योजना की बात करते हैं तो ये जो योजना है ये नवंबर 2015 से शुरू की गई है। कब से शुरू की गई? नवंबर 2015 से शुरू की गई है। और अटल बिहारी सरकार में एक योजना चलाई जाती थी जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार, उसी का नाम पर पहले परिवर्तन किया था मनमोहन सरकार ने, फिर इस सरकार ने फिर से नाम बदल के ये नाम कर दिया। और इसमें क्या होता है कि स्वरोजगार के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है। तो अगर हम जैसे बात करते हैं सामान्य श्रेणी के लिए, तो सामान्य श्रेणी के लिए 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, सामान्य के लिए 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसी तरह से क्या कहते हैं, और एससी और एसटी के लिए 20,000 रुपये दिए जाते हैं। और ये जो पैसा होता है ये सब्सिडी की तरह से होता है, ये पैसा जो होता है ये सब्सिडी की तरह होता है। ये 1.5 लाख नहीं 15,000 होगा, सॉरी 15,000, ज़ीरो बढ़ गया था एक, ठीक है, 15,000, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें सब्सिडी का प्रदान किया जाता है। और जो लाभार्थी होते हैं उनको बैंक से ऋण मिलता है, बैंक से ऋण मिलता है। और ये जो ऋण होगा ये 7% वार्षिक से अधिक के ब्याज पर अगर होता है तो सब्सिडी दी जाती है, 7% से अधिक ब्याज दर पर सब्सिडी दी जाती है। तो इस तरीके से इस योजना का क्रियान्वयन होता है, ठीक है। और अगर हम
केंद्र की बात कर, जैसे हम शहरों की अगर हम बात करते हैं तो उस केस में भी वैसा ही रहता है, वहाँ पे भी ऑलमोस्ट यही प्रोसीजर है जो ग्रामीण क्षेत्रों में है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, एक और हम योजना देखते हैं, स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, आपने काफ़ी नाम सुना होगा। एक तरह से नहीं, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसमें कई सारी योजनाओं का समावेशन है स्टार्टअप इंडिया में। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 16 जनवरी को 2016 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसको शुरू किया गया। और अगर हम बात करते हैं इसके संचालन की, तो इसका जो संचालन है, अगर हम बात करते हैं इसके संचालन की, तो इसका जो संचालन हो रहा है वो औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के द्वारा होता है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के द्वारा इसका संचालन होता है। ठीक है, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग। और इसमें मानव संसाधन मंत्रालय, इसका नाम शिक्षा विभाग हो गया है अभी फ़िलहाल में तो। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसके पार्टनर हैं, मतलब भागीदार हैं आप कह सकते हैं। ठीक है, और इसका उद्देश्य वही इनोवेशन को बढ़ावा देना, नवोन्मेष को बढ़ावा देना। ठीक है, और स्टार्टअप का लक्ष्य जो है डिजिटलीकरण के द्वारा, तकनीकी के द्वारा, डिजिटलाइजेशन और तकनीक विकास, तकनीकों का ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो युवा वर्ग है उसका प्रयोग करे। ठीक है, और इसके द्वारा सामाजिक क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में एक कह सकते हैं कि उसमें वृद्धि आए और लोगों का योगदान बढ़े इस तरीके से। ठीक है, और इसके लिए टियर 1, टियर 2, टियर 3 में शहरों का विभाजन किया गया है। टियर 1, टियर 2, टियर 3 में शहरों का विभाजन किया गया है, और साथ ही इसमें उपशहरी और ग्रामीण क्षेत्र भी विभाजित किए गए हैं फोकस करने के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्र। और इसमें जैसे कि क्या है कि आप किसी कंपनी का गठन करना चाहें, उसका पंजीकरण करना चाहें, तो आपको वो कंपनी भारत में होगी। ठीक है, भारत में होनी चाहिए। और एक और चीज़ है कि अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है तो उसका गठन 5 वर्ष पहले ना हो, करंट 5 वर्ष में ही हुआ हो। ठीक है, और उसका जो टर्नओवर होना चाहिए, 5 वर्ष की एक कंडीशन होगी, 5 वर्ष से पुरानी नहीं होनी चाहिए, भारत में ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और टर्नओवर आपका 25 करोड़ से अधिक ना हो, 25 करोड़ से अधिक ना हो, इस तरीके के। और इसमें जैसे कई सारी कार्य योजनाएँ होती हैं, जैसे आपको बात करें तो पहले 3 साल में टैक्स के फ्रीडम मिलता है, और 80% तक आपको जो नॉर्मल फ़ीस वगैरह लगती है पेटेंट वगैरह की उसमें छूट मिलती है। तो कई सारी चीज़ें हैं, इसमें कुछ फंड वगैरह की भी व्यवस्था की गई है। तो एक तरह से काफ़ी सारा कॉम्बिनेशन इसमें है। ठीक है, जो भी आपको उसमें दिखता है अच्छी चीज़ें उसको ऑलमोस्ट समझ लीजिए, क्योंकि इतने पॉइंट्स है उसको कि सारा याद नहीं रख सकता है। बस आप इसको किस पर्पज़ के लिए है उसको एक तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, की पॉइंट्स। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टैंड अप इंडिया मिशन की एक, ठीक है, स्टैंड अप इंडिया की बात हम करते हैं। ये नाम को आप देखने जाएंगे तो नाम से ही आप समझ जाएंगे कि इस योजना का क्या उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, तो स्टैंड अप से ही नाम जैसा समझ में आ रहा है कि इसमें उद्यमिता को देश में बढ़ावा देने के उद्देश्य है। ये देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है। देखिए, एक ये भी फैक्ट है कि गवर्नमेंट्स स्कीम तो चालू कर देती हैं, बट उसकी अवेयरनेस पब्लिक तक नहीं पहुंचती है। इस कारण से कई योजनाएं अच्छी होती हैं फिर भी उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है, और कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक उसको प्रॉपरली यूज़ भी नहीं कर पाती उन योजनाओं को। अगर उन्हें पता भी चल जाए तो भी वो प्रॉपर वे में, जिस वे में उसको यूज़ करना है वो नहीं कर सकती हैं। तो अगर इन योजनाओं को देखा जाए, एक अच्छी तरीके से देखा जाए, तो इनका बहुत अच्छे परिणाम भी आ सकते हैं। बट वही है कि आप किस वे में उसको ले जाते हैं, किस तरीके से उसको एडवर्टाइज़ कराते हैं, पब्लिक किस वे में उसको ले रही है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, इसलिए
इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए ये योजनाएं नहीं होती, ये पब्लिक के लिए योजनाएं होती हैं। पब्लिक को इसको समझना होगा और ये सभी का, जिसको पता हो उसको एक दूसरे को बताना चाहिए। खैर, ये उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य है और 15 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री के द्वारा इसको शुरू किया गया। 15 अगस्त से आप डेट से समझ सकते हैं कि फ्रीडम इंडिपेंडेंस डे के दिन शुरू किया गया, ठीक है। और अनाउंसमेंट उस दिन हुआ है। और अगर हम इसके शुरू करने की बात करते हैं तो 5 अप्रैल 2016 को इसको शुरू किया गया है। और कई बार पूछ लेता है कि किसके जन्म दिवस पर, तो बाबू जगजीवन राम के जन्म दिवस पर शुरू किया गया इसको, ठीक है। और हालांकि अंबेडकर का भी नाम उसी समय अंबेडकर का भी पड़ता है, तो अंबेडकर का भी उसमें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से दोनों के लिए ये है। और इसकी अगर प्रॉपर वे में फंडिंग की बात की जाए तो एक तरह से इसमें सिडबी है, मेन सिडबी है और भारतीय लघु विकास बैंक, और दूसरा आप कह सकते हैं कि सिडबी और नाबार्ड, ठीक है। सिडबी और नाबार्ड के जो कार्यालय हैं, जो स्टैंड अप कनेक्ट केंद्र खोले जाते हैं, जहाँ से इसका संचालन होता है, निर्धारण वगैरह सारी चीज़ें की जाती हैं, कनेक्ट केंद्र खोले जाते हैं, ठीक है। और लक्ष्य तो आप समझ ही रहे हैं, लक्ष्य तो आप जानते ही हैं कि इसमें क्या है कि जितना हो सके लोगों को उद्यमिता बढ़ाना है। और इसमें संस्थागत रूप में इस तरीके से चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो या महिलाएं हों, उनकी उद्यमिता तक पहुंच बनाना है, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें अगर हम बात करते हैं तो मेन फंडिंग किसकी होती है, सिडबी के द्वारा की जाती है, ये इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट है। और ऋण का जो ऋण दिया जाता है, इसमें जो ऋण दिया जाता है उसको 7 वर्ष के बाद में, 7 वर्ष के भीतर में उसको पुनर्भुगतान उसका करना होता है। ऐसा नहीं कि दे के पैसा लेके आप ख़त्म होगी कहानी, इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। एक और योजना है खादी गांव परियोजना, ठीक है। खादी गांव परियोजना, अगर हम खादी गांव परियोजना की बात अगर हम करते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार को बढ़ाने के लिए, ग्रामीण इलाकों में रोजगार को बढ़ाने के उद्देश्य, ठीक है। चलिए, आपको ये चीज़ पता चल गई, ठीक है। और जो क्या है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ लोगों का पलायन हो रहा है ना, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में लोगों का पलायन हो रहा है, तो उसी को कम करने के उद्देश्य से ये परियोजना मेनली शुरू की गई है। मेन इसका एम जो है इसको रोकना है, ठीक है, इसको रोकना है। और इसके लिए जो गांव के लोगों का एक, जैसे उनका एक पुश्तैनी कार्य होता है, जैसे खादी से संबंधित, कताई से संबंधित, ठीक है, और कुछ उनके कुटीर उद्योग होते हैं इससे संबंधित, बुनकर उद्योग हो गए, इन सब के को बढ़ावा देना, इनके लिए आवश्यक प्रशिक्षण देना, ये सारी चीज़ इसके अंदर आती हैं। जैसे कि क्या होता है कि छोटे उद्योग जैसे हो जाते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में किया सकते हैं, जैसे कह सकते हैं आप मोमबत्ती बनाना हो गया, मोमबत्ती बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, मधुमक्खी पालन करना, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इसको आप इसमें अप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। साथ में एक और योजना अब हम देखते हैं, इसको आप रिपीट करके दोबारा भी देखिए क्योंकि सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, और नोट तो करते ही जाइए। एक होती है वो योजना आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, ठीक है, एक्सप्रेस योजना। चलिए ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में भी क्या चीज़ें हैं। इसके बारे में भी क्या चीज़ें हैं। तो ये जो योजना है, जो हमारी एक योजना करती थी आजीविका ग्रामीण, ये अंत्योदय योजना जो हमारी थी, ठीक है, जो अंत्योदय योजना थी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उसी की ये उपयोजना है, ठीक है। अंत्योदय कौन सी, राष्ट्रीय ग्रामीण वाली, उसकी उपयोजना है ये,
उसकी उपयोजना है ये, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है, इसका ये जो उद्देश्य है, इसके द्वारा इसमें क्या है, जो दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनके सदस्यों को आजीविका के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराना है, आजीविका के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराना है, ठीक है। जैसे ई रिक्शा हो गया, आप अक्सर आप देखते होंगे कि काफ़ी ई रिक्शा का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें इसी योजना के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। और इस तरीके से इसके लिए समुदाय निवेश कोष का गठन किया गया है, ठीक है, समुदाय निवेश कोष का गठन किया गया है। और लाभार्थी स्वयं सहायता समूह सदस्य जो होते हैं वो वाहन खरीद के लिए 6.5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण इस कोष के माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ये योजना भी काफ़ी यूज़फुल योजना है। तो ये हमारी योजना किसके संबंध में हो गई, रोजगार से संबंधित। और इसके अलावा कुछ योजनाएं युवा, शिक्षा, कौशल और विकास से संबंधित हैं, उसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। थैंक यू।